Okay, good morning everyone. Namaskar. Good morning. ओके, सो कैसे हो आप सब? ऑल वेल, सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज अनदर सेशन है हमारा डिजिटल बैंकिंग टूल का, उसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज हम डिजिटल बैंकिंग टूल हम कर लेंगे कब कंप्लीट। ओके, अगला जो टाइप है, जो डिजिटल बैंकिंग टूल है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दैट इज द स्मार्ट कार्ड। ओके, सो दिस इज स्मार्ट कार्ड जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, स्मार्ट कार्ड बेसिकली कुछ नहीं, जो हमने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा है, जितने भी हमने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह जो भी हमने देखे थे, क्रेडिट कार्ड, उनमें यहां पर एक चिप लगी होती है। चिप लगी होती है, ठीक है। सो ये चिप जो है, वही अगर उनमें किसी में चिप लगी हुई है, दैट इज द एटीएम कार्ड। स्मार्ट कार्ड looks exactly like any other plastic card or ATM card with an integrated circuit chip installed. The IC chip contains memory, may contain a processor and communication with the external world through context on card surface. The size, position, utility of contract are specified by an international standard. तो वही चीज लिखी हुई है, जस्ट एक चिप लिखी होती है, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। और एक चिप लगी होती है इसके अंदर, और उसको आप इस्तेमाल करते हो, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, उसी को हम स्मार्ट कार्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई? आ क्यों नहीं रहा? पेज लोड हो रहा है, मुझे लगता है। अभी तो आ रहा था यार, सही था सब कुछ। हाँ, अब आ गया। ओके, नेक्स्ट है मेंबर कार्ड। मेंबर कार्ड आपने देखा होगा बहुत बार। आ, किसी एक कंपनी का जैसे टाई अप होता है ना किसी के साथ, लाइक दी, जैसे मुझे एक बार किसी ने गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट दिया था ताज होटल से। ताज होटल से ना, इस ताज होटल का मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड आया था, जिसको ताज एक्सपीरियंस कार्ड बोलते थे। अब इस ताज एक्सपीरियंस कार्ड में क्या था, ये एक वर्चुअल कार्ड था, ऑनलाइन ही आया था मेरे पास। ठीक है, कार्ड का एक नंबर भी था प्रॉपर। अब इस ताज एक्सपीरियंस कार्ड में कुछ रुपए थे, और उस रुपए को मैं इस्तेमाल कर सकता किसमें? ताज होटल्स में, कहीं पर भी मैं रहने के लिए, या फिर वहां पर खाना खाना जाना है उसके लिए, या कोई भी सर्विस ताज होटल में अगर मिलती है, तो उन सब के लिए मैं इस ताज एक्सपीरियंस कार्ड में, मान लीजिए मुझे 2,000 रुपए अवेलेबल थे, तो 2,000 रुपए से मैं ताज में जाकर कुछ भी कर सकता था, यहाँ पर ताज के होटल में। तो दीज आर द कॉल्ड दी मेंबर कार्ड, कि पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्ड है जिसके अंदर कुछ रुपए पड़े हैं, उस रुपए को आप इस्तेमाल कर सकते हो उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी ना किसी चीज की सर्विसेज को अवेल करने के लिए। ये कुछ वैसे ही होता है, आप कई बार होता है ना, कोई किसी रेस्टोरेंट का कार्ड ले लेते हो, उसके अंदर पैसा डलवा देते हो, फिर आपको बार बार पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस कार्ड को इस्तेमाल करते हो, वहीं पर ही वो कार्ड से ही स्वाइप हो जाता है। लेकिन कार्ड का जो होता है फंडा, वो केवल उसी जगह पर इस्तेमाल होगा जहां का वो कार्ड है। वो ऐसा नहीं है कार्ड कहीं ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट। डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट आप लोग इस्तेमाल करते ही हो, मोबाइल वॉलेट। बहुत सारे ऐसे
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जो आपको वॉलेट की सुविधा देते हैं, उसके अंदर आप पैसा रखते हो, उस पैसे को आप फर्दर यूज करते हो कहीं ना कहीं किसी तरह की पेमेंट करने में, चाहे वो रिचार्ज के लिए हो, चाहे बिल की पेमेंट के लिए हो, या कहीं पर आपने पेमेंट करनी है स्कैन करने के लिए हो, तो वो चीज यहाँ पर की जा सकती है। दैट इज डिजिटल वॉलेट यहाँ पर होता है। डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट, मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट इज नथिंग बट अ डिजिटल वर्जन ऑफ द फिजिकल wallet. It is uses a bank account, debit or credit card information to process the payment, and the payment details are stored in the secure and the encoded format. ठीक है, तो ये यहाँ पर रहता है आपका डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट, मोबाइल वॉलेट्स। ये आपके बैंक के द्वारा भी ऑन किए जाते हैं और कुछ नॉन बैंक संस्थान भी होते हैं जिनके द्वारा ऑन किए जाते हैं। अगर बैंक वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नॉन बैंक वाले हैं तो उनको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक पीपीआई का लाइसेंस लेना होता है। पीपीआई का लाइसेंस लेना होता है। जब तक उनके पास ये पीपीआई, दैट इज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस नहीं आता है, तब तक यहां पर ये मोबाइल वॉलेट की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये आखिरकार पीपीआई है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। पीपीआई यहां पर तीन तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, एक होता है स्मॉल प्रीपेड पीपीआई, मिनिमम डिटेल्स पीपीआई, और एक होता है फुल केवाईसी पीपीआई। ये तीन तरीके की यहां पर चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है तीन तरीके के पीपीआई के अप्लाई कर सकता है, क्लोज्ड, स्मॉल या फिर फुल केवाईसी के लिए। जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है पहले उसके ऊपर बात करते हैं, फिर एक एक करके बाकियों को भी चलेंगे आपके। जो क्लोज सिस्टम पीपीआई है, ये पीपीआई इश्यू किए जाते हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली एंड डू नॉट परमिट कैश विड्रॉवल। लाइक मेरे पास एक मेक माई ट्रिप है, एक वेबसाइट है ना मेक माई ट्रिप, जिसके थ्रू आप होटल्स की, एयरप्लेन्स की, ट्रेन की, बस की बुकिंग करा सकते हो। ठीक है, मैं पिछले दिनों में मान लीजिए यहां पर गया, कहीं पर गया, मैंने इस पर मैंने कोई होटल बुक कराया। ठीक है, तो होटल बुक कराने के बाद क्या होता है, कई बार ऑफर ऐसा होता है कि इसमें मुझे कैशबैक मिल जाता है। अब जो कैशबैक मिलता है, वो कैशबैक क्या होता है, वो कैशबैक इसी मेक माई ट्रिप में एक वॉलेट है उसके अंदर चला जाता है, और वहां पर मेंशन होता है कि ये कैशबैक आपको जो मिला है, इस कैशबैक का इस्तेमाल आप कहां करोगे, मेक माई ट्रिप पे ही। फर्दर आप कुछ भी चीज बुकिंग कराते हो तो वहां पर वो कैश का इस्तेमाल हो जाएगा, वो रिडीम हो जाएगा। लेकिन उस कैश को मैं अपने अकाउंट में नहीं ले सकता, उस कैश को मैं विड्रॉ नहीं करा सकता। कुछ ये वैसा है कि आप मान लीजिए कहीं पर किसी भी कंपनी से कोई कोर्स खरीदा है, तो वो कहता है कि 5,000 रुपए कोर्स है, 500 रुपए कैशबैक दे देंगे, आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो 500 रुपए आपके वॉलेट में आ जाता है, उसी 500 रुपए को आप इस्तेमाल करते हो उसी पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की किसी और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड पेमेंट, क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्लोज्ड पीपीआई। ठीक है, इस तरह का काम करने के लिए भी आपको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल पीपीआई, स्मॉल पीपीआई क्या कहता है, दीज आर इश्यूड आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर। These include a mobile number verified with one-time password and a self-declaration of name and unique identification number of any mandatory document or the OBD. So basically ये अलग-अलग तरीके के होते हैं। ये स्मॉल पीपीआई यहां पर होते हैं जिसमें यहां पर किसी भी तरह का आपकी ज्यादा केवाईसी नहीं होती है। केवाईसी मतलब कि आपके पास यहां पर आपने कोई डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट नहीं कराया है, तो वो होता है। इसमें पीपीआई में यहां पर दो तरीके के पीपीआई होते हैं, एक होता है पीपीआई विद कैश लोडिंग फैसिलिटी, एक होता है पीपीआई विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। मतलब इसमें आपकी केवाईसी नहीं होती, आपने इसमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड आपने लिंक नहीं किया। नॉर्मली आप पेटीएम पे जब जाते थे, पेटीएम पे आप लॉगिन करते हो, आपका वॉलेट एक्टिव हो जाता है, आपको कोई आधार कार्ड नहीं मांगा जाता। लेकिन आधार कार्ड वगैरह कब मांगा जाता है, जब एक सर्टेन लिमिट से ऊपर आप उसके अंदर जमा कराते हो, तब आपका उसमें आधार कार्ड मांगा जाता है। ठीक है, these are issued after obtaining minimum details of PPA holder. These includes minimum number verified, वो OTP आता है, उसके थ्रू आप उसके अंदर लॉगिन कर लेते हो। फंड ट्रांसफर वगैरह ज्यादा लिमिटेड हो रहते हैं, ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप केवाईसी करा लेते हो तो वो चीज फिर पॉसिबल हो जाती है। इसमें पीपीए विद कैश लोडिंग फैसिलिटीज में मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपए एक महीने और 1,20,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हो। मैक्सिमम एक वक्त में बैलेंस जो 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। एक महीने में आप 10,000 रुपए विड्रॉ करा सकते हो, मतलब 10,000 का फंडा ही चल रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें यहां पर कुछ अलग अलग लिमिट्स लगाए जा सकते हैं गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने में, और इसको आप केवाईसी पीपीआई में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर ये सारी लिमिट हट जाती है।
24 महीने के अंदर अंदर। और अगर यहाँ पर अगर नहीं कन्वर्ट करते, 24 महीने आपको समय दिया जाता है इसको इस्तेमाल करने का, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको फर्दर इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो अलाउ नहीं किए जाते हैं। कैन नॉट बी इश्यूड टू सेम होल्डर फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार इसको यहाँ पर किसी भी एक सेम होल्डर को, ऐसा नहीं एक बार उसने करा लिया फिर फुल केवाईसी में करा लिया फिर उसको चाहिए कि मैं इसको फिर से सेमी वाले में कन्वर्ट करा लूं, वो चीज पॉसिबल नहीं है इसमें। कैश विद नॉन कैश पीपीए विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। नो कैश लोडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि इसमें यहां पर आपका मैक्सिमम लोड अमाउंट 10,000 पे है, आउटस्टैंडिंग 10,000 पे है, कैन बी कन्वर्टेड विद नो कैश फैसिलिटी। इसमें नो कैश मतलब आप इसमें कैश जमा नहीं करा सकते। नो कैश लोडिंग का मतलब है कि आप इसमें यहां पर केवल और केवल बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी और पीपीआई से भी यहाँ पर पैसा जमा करा सकते हो आप। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलरली जगह पर गए और वहां पर आपने कैश जमा करा दिया, है ना। लाइक द पेमेंट बैंक्स बहुत सारे हैं जो वॉलेट भी उपलब्ध कराते हैं सुविधा, तो आपने उनके पेमेंट बैंक की ब्रांच पे जाकर आप जमा करा रहे हो कैश, तो अगर आपका वो नो कैश लोडिंग फैसिलिटी तो कैश नहीं जमा करा पाएंगे, अमाउंट ट्रांसफर ही होगी किसी ना किसी अकाउंट से। ठीक है, इसमें भी वही 10,000 का कंसेप्ट है। ठीक है, और होल्डर टू बी अलाउड टू क्लोज द अकाउंट एंड रेडिंग टाइम, तो 10,000 का कंसेप्ट इसमें रहता है। जो सेमी वाले या स्मॉल वाले हैं इसमें 10,000 का कंसेप्ट रहता है, 10,000 से ऊपर इसमें पैसा नहीं जाता, चाहे नो कैश लोडिंग फैसिलिटी हो चाहे कैश लोडिंग फैसिलिटी वाला हो। ओके, अब आते हैं फुल केवाईसी पीपीए। फुल केवाईसी पीपीए में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक बार में 2 लाख रुपए से ऊपर इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकता। केवाईसी इसमें करानी होती है, सारी की सारी आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो इसमें आपको अपलोड करना होता है और आपका यहाँ पर वॉलेट पूरा पूरा प्रॉपर वे में एक्टिव हो जाता है। ओके, इसमें वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी किया जा सकता है सारा का सारा, और एक वक्त में 2 लाख रुपए से मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, और पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है अकाउंट टू अकाउंट में यहाँ पर आपका, और लिमिट सेट की जा सकती है 2 लाख रुपए पर मंथ पर बेनिफिशियरी के हिसाब से। और अदर फंड ट्रांसफर मैक्सिमम 10,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर जो है कहीं पर वो ट्रांसफर आपको करना है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो भी उसके लिए अलग अलग लिमिट है। ठीक है, अगर आपने जो बेनिफिशियरीज आपने ऐड किए, मतलब बेनिफिशियरी मतलब कि मैं पहले ऐड कर देता हूं कि ये पर्सन है, इसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो उसमें तो 2 लाख। अगर आप विदाउट बेनिफिशियरी ऐड करके डायरेक्ट आपके अकाउंट नंबर आया, आप उसको बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर रहे, परमानेंट आप उसको सेव नहीं कर रहे अपने प्रोफाइल में, आप डायरेक्ट पैसा भेजना चाहते हो तुरंत उससे, तो उस वक्त 10,000 रुपए भेजा जा सकता है। बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद उसकी बैकएंड पे चेकिंग होती है कि आपने जो डाटा दिया है वो सही है कि गलत है, तो वो प्रूव होकर, वेरीफाई होकर जब आप बेनिफिशियरी के रूप में ऐड हो जाता है पर्सन, तो आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये वो आरटीजीएस एनईएफटी में बेनिफिशियरी होते हैं ना, वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब बाहर आपको विदेश में पैसा भेजना, जो अगर फुल केवाईसी है आपका तो ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें 10,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन एक बार में आप भेज सकते हो, 7,50,000 की ट्रांजैक्शन एक महीने में आप कर सकते हो। ठीक है, और क्रेडिट यानी कि बाहर से विदेश से पैसा आपके वॉलेट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 50,000 रुपए पर 50,000 रुपए जो है एक बार में आपके यहाँ पर अकाउंट में, वॉलेट में आ सकते हैं, अगर विदेश से वहां पर आपके वॉलेट में पैसा भेजा, तो बाहर भेज सकते हो आप 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 7.5 पैसा बाहर से आ सकता है, जो 50,000 रुपए पैसा बाहर से आ सकता है। ओके, सो दिस इज दी फंडा रिलेटेड टू दी पीपीआई और दी वॉलेट्स जो आप इस्तेमाल करते हो। ये भी एक डिजिटल बैंकिंग टूल है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। किसी तरह कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो डिजिटल बैंकिंग टूल है उस पर चलता हूं।
ओके, ठीक है। नेहा कुछ देर बाद आती है, अवेलेबल होती है, टाइम लगता है। अजय, आपने कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, कल भी मैंने रिप्लाई किया था, कल फिर दोबारा से आपने थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने दोबारा रिप्लाई किया था, अभी फिर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब अजय, आप क्लास में क्वेश्चन पूछने आते तो सुन भी लिया करो। कल भी मैंने रिप्लाई किया था, आज फिर से वही चीज क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। मैंने बोला था क्रॉसवर्ड का एक्सेस आपके पास है, वहां से कर लो उसको अटेम्प्ट। हाँ सुभजीत, काम आ जाएगा, बिल्कुल काम आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, सॉरी फॉर दिस। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? नॉर्मल जो हम अभी तक देख रहे हैं सारी के सारे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही तो है, और क्या है? एटीएम हुआ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पीपीआई, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही की पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में और भी कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक द कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट बैंकिंग एक तरह की ऐसी सुविधा होती है जिसको यहाँ पर डिजिटल मोड भी होता है और ऑफलाइन मोड भी होता है। डिजिटल मोड मतलब कि आपको यहाँ पर आपका जैसे इंटरनेट बैंकिंग होती है ना, एक प्रकार की कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, दो तरीके की होती है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट वाली एक होती है कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेट होती है, एक रिटेल होती है। जितने भी आपके करंट अकाउंट के कस्टमर्स होते हैं उनको कॉर्पोरेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की। और जो इंडिविजुअल जिनके सेविंग अकाउंट होते हैं उनको रिटेल इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग यहां पर दे रखी है, जो बेसिकली कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको ऐसी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी जाए, या फिर उन यहां पर घर बैठे बैठे किसी ऐप के थ्रू, टैबलेट के थ्रू यहां पर मोबाइल बैंकिंग सुविधा दी जाती है, तो वो यहां पर कॉर्पोरेट बैंकिंग में यहां पर आपकी मानी जाती है। आपको सारी चेकबुक ऑर्डर करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, बैलेंस जानना है, स्टेटमेंट चाहिए आपको, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आप यहां पर ऑनलाइन कर सकते हो। टेली बैंकिंग होती है बेसिकली आप फोन पे किसी भी तरह की इंक्वायरी कर सकते हो अपने बैलेंस के बारे में, यानी कि आपने बैलेंस जानना है अपने का, तो बैंक के द्वारा एक आपको नंबर दिया जाता है, टोल फ्री नंबर जिसको बोलते हैं, वो वहां पर आप कॉल करोगे, वहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करोगे? आप अगर टेली बैंकिंग के लिए अपने आप को करवाते हो, क्या करवाते हो, टेली बैंकिंग के लिए एनरोल कराते हो, आप रजिस्टर कराते हो, तो आपको एक टी पिन दिया जाता है, टेलीफोन टेली बैंकिंग के लिए एक पिन नंबर दिया जाता है। ठीक है, आप फोन पर बात करोगे ऐसे, तो कोई भी आप अकाउंट होल्डर बन के बात कर लेगा कि भाई साहब मैं कपिल बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, अकाउंट नंबर ये है, ऐसे नहीं। आपसे बकायदा वो एक पिन नंबर पूछेंगे, और वो पिन नंबर आपके पास ही होगा जिसका अकाउंट होल्डर है, और वो पिन नंबर आप बताकर ही आगे कंटिन्यू कर सकते हो टेली बैंकिंग के थ्रू। टेली बैंकिंग में सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। आप कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो ये काम करने के लिए, ताकि आपका यहाँ पर वो सब चीजें जो है घर पर आपको उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, बाय पोस्ट भेज दी जाती है आपको, इनमें से कोई भी चीज चाहिए तो। ठीक है, ओके। सो आजकल ये काम वॉइस असिस्टेंट बोट्स के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है। तो आजकल ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी जो है टोल फ्री नंबर वाली, थोड़ी बहुत खत्म होती जा रही है। इंटरनेट बैंकिंग जो मैंने अभी बात की थी, कॉर्पोरेट बैंकिंग की, वही आप घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। ये पढ़ लेना, कुछ इसमें खास समझने वाला है नहीं। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में यहाँ पर आपके हाथ में आज की डेट में जो मोबाइल है, इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स की अपनी अपनी एक एप्लीकेशन है, ये अपनी अपनी एक एप्स है, जिनके थ्रू यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं मोबाइल बैंकिंग की। आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की जो सुविधा है उसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ऐप है, अब ऐप आप सभी को मालूम है यार, इसमें ऐप अपनी खोलोगे तो उसमें कितनी सारी सर्विसेज, एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर देयर, जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है, अभी हाल ही में बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप है बीओबी वर्ल्ड, उसके ऊपर हाल ही में बैन लगाया गया था, उसके ऊपर हाल ही में रोक लगाई गई थी
कि क्यों रोक लगाई गई थी, उसमें यह कहा गया कि जो बीओबी वर्ल्ड है उसमें जो ऑलरेडी कस्टमर रजिस्टर्ड है बीओबी वर्ल्ड पे, वो तो उस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन बीओबी वर्ल्ड में नए कस्टमर यहां पर एनरोल नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आज की डेट में अपना अकाउंट खुलवा रहा है, उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नाम की जो ऐप है, मोबाइल बैंकिंग है जो है, वो उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे कारण क्या रहा था? इसके पीछे कारण ये रहा था कि जितने भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज थे, जितने भी तो नहीं कहूंगा, सॉरी गलत वर्ड मेरे यहां से निकल गया, कहने का तात्पर्य ये है कि जो बीओबी वर्ल्ड जो ऐप थी उसको डाउनलोड करने का टारगेट्स यहाँ पर सभी ब्रांचेस को दिया गया था। और अब उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए यहां पर कुछ ब्रांचेस में ऐसी चीजें हुई कि जिसमें उन्होंने फेक कस्टमर के थ्रू, फेक मोबाइल नंबर के थ्रू वहां पर रजिस्ट्रेशन किया। कैसे किया भला? देखो, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करते हो तो आपको यहां पर आपके मोबाइल नंबर पे, जैसे ही आप आपका जिस मोबाइल नंबर पे आपका अकाउंट नंबर लिंक है, एक मोबाइल नंबर है, उसके साथ आपका अकाउंट लिंक है, ठीक है, वो सिम आपके मोबाइल में है, डन, ठीक है। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, आपका मोबाइल से वो ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली ओटीपी से मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा और ऐप वेरीफाई हो जाएगी और ऐप यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये वेरिफिकेशन होता है मोबाइल बैंकिंग के ऐप का। लेकिन अब इसके लिए यहां पर मोबाइल नंबर आपका होना जरूरी है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज ने क्या किया कि मोबाइल नंबर जो था वो कस्टमर का चेंज करके उन्हीं के ब्रांच के किसी पीएन का या किसी सब स्टाफ का या किसी और पर्सन का वो डाल दिया। पहले तो हमने अपने सॉफ्टवेयर में जो मोबाइल नंबर है वो ही बदल दिया पर्सन का, कस्टमर का, कि ये मोबाइल नंबर नहीं है। कस्टमर जो अपना मोबाइल नंबर करा के गया वो नहीं, अपने लेवल पे कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया गया। अब वो मोबाइल नंबर जिस सिम में है, ठीक है, जिस मोबाइल में है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल पे बीओबी वर्ल्ड डाउनलोड की गई, उस पर रजिस्टर हो गया उसमें, ठीक है, रजिस्टर हो गया, उसको लॉग आउट कर दिया गया और वापस से जो सिस्टम है हमारा जिसमें हमने मोबाइल नंबर उसका बदला था, उस मोबाइल नंबर को तुरंत बदल के दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया गया जो एक्चुअल में कस्टमर का था। मतलब विद इन 5-10 मिनट्स ये काम कर दिया गया, जिससे क्या होगा, ये कस्टमर मोबाइल बैंकिंग पे बीओबी वर्ल्ड पे रजिस्टर हो चुका है। ये टारगेट अचीव होते दिखाई दिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये ऑब्वियस है, ब्रांच की स्टाफ की मिलीभगत से हो सकती है, ऐसी चीज बाहर से नहीं हो सकती कि बाहर वाला व्यक्ति कोई आके करेगा। मोबाइल नंबर आप खुद, ब्रांच का स्टाफ खुद चेंज कर सकता है। लेकिन वो करते हैं हम कैसे? कस्टमर की कंसेंट आती है, फॉर्म आता है, सिग्नेचर होता है कस्टमर के, फिर ही हम चेंज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है कि ऐसे तो कल को आप अपना मोबाइल नंबर डालकर कस्टमर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर लोगे, है ना? तो ये चीज यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बिना कस्टमर के कंसेंट के हमें ये काम नहीं करना है और ये नहीं किया जाना चाहिए। ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, जो कि आज की डेट में उन एम्प्लॉइज को भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियस सस्पेंशन चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे इंक्वायरी चल रही है, आरबीआई ने शिकंजा कस दिया है, बहुत सारी चीजें, पेनल्टीज लगाई गई हैं। तो इसलिए ऑब्वियस उन स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ये काम किया था। तो किसी भी तरह के दबाव में ना आकर, प्रेशर में ना आकर अपने काम को सही तरीके से करते रहें, यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ये मोबाइल बैंकिंग, इसी तरह की एप्लीकेशन बहुत सारी और बैंक्स की हैं आपकी, जो ये काम सारा का सारा आपके लिए करती है। सारे के सारे काम जो है, जो भी आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। एमपिन इसमें इस्तेमाल होता है जब भी आप यहाँ पर जब लॉगिन करते हो, तो एक लॉगिन आपको नंबर कुछ असाइन करना होता है और फिर जब ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन पिन असाइन करना होता है। तो एम पिन, टी पिन वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, क्या है? फंड ट्रांसफर विदाउट एनी डेली कैप और ट्रांजेक्शन बैंक्स में पुट इन प्लेस बेस्ड ऑन द डिसबर्स्ड कैश कैन बी फैसिलिटेटेड अपॉइंटेड बाय द बैंक। द कंडीशन मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 25,000 रुपए पर मंथ, फंड एट द एजेंट, ओटीएम रेसिपिएंट। अच्छा, ये वो दे रखा है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाकर एटीएम के थ्रू, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा वगैरह निकलवा सकते हो, या फिर किसी सीएसपी पोर्टल जो होता है, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट, बहुत सारी जगह पर बीसीबीएफ पॉइंट्स बने होते हैं, वहां पर जाकर भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो वो चीज के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। एक होता है यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग, *99#। *99# क्या होता है? *99# यहाँ पर एक ऐसा सुविधा है जो कि आपके मोबाइल में, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है लेकिन स्टिल आप अपने मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कहीं पैसा ट्रांसफर करना है, बैलेंस जानना है, बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन जाननी है, वो सब चीजें अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तब भी आप कर सकते हो। आपको अपने मोबाइल में डायल करना है *99#। जैसे ही डायल करोगे, अगर आप रजिस्टर्ड हो इस सर्विसेज के लिए, तो आपको आगे इंस्ट्रक्शन
बता दी जाएंगी, ऐसे कीजिए, नेक्स्ट स्टेप ये कीजिए, नेक्स्ट स्टेप ये कीजिए। तो ऐसे करके अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो उस बंदे का यहाँ पर आप बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड वगैरह डाल के पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये बिना इंटरनेट के ये सारा काम हो जाता है। कभी कर देखना, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको वहां पर दिखा देगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर वो इनवैलिड कुछ ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है, तो *9# करके यहाँ पर ये सारी की सारी सुविधाएं आप इसमें ले सकते हो बिना इंटरनेट के माध्यम से। आपके पास इंटरनेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। नेशनल फाइनेंशियल स्विच मैंने कुछ दिन पहले आपको करा दिया था। नेशनल फाइनेंशियल स्विच पिछली 2 क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सुविधा है जिसके थ्रू एटीएम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैच मैंडेट भी हमने आई थिंक कर लिया था कुछ दिन पहले। कलेक्शन फैसिलिटी में मैंने नैच आपको करा दिया था आई थिंक। तो वही चीज है नैच मैंडेट, है ना, जो कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाता है। तो वही नैच के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज आईएमपीएस। आईएमपीएस आपका इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इसको भी हमने कुछ दिन पहले किया था कि जिसमें यहाँ पर आप यहाँ पर आज की डेट में आईएमपीएस के थ्रू 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम पैसा भेज सकते हो। ठीक है, याद है जब मैंने आरटीजीएस एनईएफटी कराया था तो उसके बाद तीसरा एक कॉलम आईएमपीएस का भी था। ठीक है, आईएमपीएस के थ्रू आप पैसा भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, इंस्टेंट पेमेंट है, जो कि आज की डेट में उतना ज्यादा आज की डेट में कारगर नहीं है, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर यूपीआई ने रिप्लेस कर लिया। ये यूपीआई में मैक्सिमम 2 लाख तक का ट्रांसफर है, आईएमपीएस के थ्रू 5 लाख का इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, पॉसिबल है। बस आईएमपीएस में आपको उस बंदे का बेनिफिशियरी नंबर, अकाउंट नंबर, डिटेल वगैरह वो सब डालनी पड़ेगी, तब पैसा ट्रांसफर होगा। यूपीआई आईडी में ऐसा कुछ नहीं होता, यूपीआई आईडी में यूपीआई नंबर डालना होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें आपका एक 7 डिजिट का एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड भी होता है। अगर आप आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हो तो उसमें हर एक व्यक्ति को एक, जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक एमएमआईडी नंबर भी मिलता है। इस एमएमआईडी नंबर का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास भी कोई पैसा पहुंच सकता है, आप किसी को आईएमआईडी नंबर दे दो तो वो एमएमआईडी के थ्रू आपके पास पैसा भेज सकते हो और आप भी उसका एमएमआईडी के थ्रू पैसा भेज सकते हो। ये चीज यहाँ पर 7 डिजिट का कोड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। ईच एमएमआईडी जो है वो एक यूनिक मोबाइल नंबर से यहाँ पर लिंक रहता है। ठीक है, ओके। चलिए, आईएमपीएस के कुछ फीचर्स है। 24/7 इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज अवेलेबल है, सेफ, सिक्योर, इजी, एक्सेसिबल, इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर आपका। ओके, और ये पैसा ट्रांसफर मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इनके थ्रू, सबके थ्रू हो सकता है। यूजर आईडी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये सारी चीजें रहती हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और अमाउंट मैंने आपको बता दी, इसमें 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम ट्रांसफर आपका एक बार में किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ओके। यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो आज की डेट में सभी को पास मालूम है, सभी को क्या इसके बारे में इस्तेमाल भी करते हो आप इसमें। यूपीआई में यहाँ पर सभी को एक वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस असाइन होता है। आप सभी का एक यूपीआई आईडी होगी, आप किसी को वो यूपीआई आईडी देते हो, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है आपके खाते में। अगर कोई आपको यूपीआई आईडी देता है, आप यूपीआई आईडी डालकर उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। यूपीआई का फंडा क्या है? यूपीआई का फंडा ये है कि एक एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई इंटरफेस पे काम करती है। यूपीआई का इंटरफेस है जिसके साथ ऐप के साथ इंटीग्रेट होता है। आपका मोबाइल नंबर से, एक मोबाइल नंबर से जितने भी अकाउंट लिंक्ड है वो सारे के सारे उस यूपीआई में, यहाँ पर आईडी में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, और उसके थ्रू मतलब सारे के सारे बैंक अकाउंट आपके एक यूपीआई आईडी के साथ लिंक हो गए और आप उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पर भी पैसा भेजने के लिए। फिर आपकी मर्जी है किस अकाउंट से पैसा भेजना, वो वहां पर आपको चूज करना पड़ता है और पैसा आपका आ भी जाता है। हर एक अकाउंट जो भी आपका उस यूपीआई से लिंक है, उसकी हर एक की यूपीआई आईडी अलग अलग होगी। यूपीआई आईडी अलग अलग होगी, लेकिन यूपीआई ऐप जो होगी वो एक ही होगी। अंदर यूपीआई आईडी, मान लीजिए आपका अकाउंट जो है एसबीआई में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, तो आपका एसबीआई की यूपीआई आईडी अलग होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की यूपीआई आईडी अलग होगी, लेकिन एक ही ऐप होगी। आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो ट्रांजैक्शन करने से पहले कि किस अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफर करना है। आप इस चीज के लिए शॉपिंग में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रेस्टोरेंट वगैरह में आजकल यूपीआई आईडी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। आप स्कैन करते हो कोई चीजों को, क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं
और आपकी पेमेंट यूपीआई के थ्रू यहाँ पर हो जाती है एग्जीक्यूट। तो उसी यूपीआई की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये कुछ चीजें यहाँ पर यूपीआई के बारे में लिखी हुई हैं, आराम से तसल्ली से पढ़ लेना। तो ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सर क्या करना है। जो चीजें रटने वाली है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो चीजें नहीं रटने वाली उनको मैं समझा रहा हूं। बस आपको इसको रीड करना है, ओनली रीड। रटने मत लग जाना कि यूपीआई पेमेंट सर याद करना पड़ेगा, नहीं याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको जस्ट सिंपल नॉलेज होनी चाहिए। वर्चुअल आईडी चाहिए हो सकती है किसी का, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है, यानी कि वीपीए आईडी जिसको मैंने बोला था, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए है आपके पास, तब भी काम बन जाएगा। अगर आपके पास उसका अकाउंट नंबर आईएफएस है तब भी आप पैसा भेज सकते हो, और इवन आपके पास आधार नंबर है उसका तब भी आप पैसा भेज सकते हो। ये वाला नॉर्मली यूपीए से रिलेटेड अभी हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और बदलाव ऐसा है कि आप यूपीए के थ्रू पैसा जो है वो 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको यहां पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम आईपीओ में पैसा लगाना है तो वो 5 लाख रुपए तक पर ट्रांजेक्शन यहां पर पॉसिबल है। और इवन कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस सेगमेंट में आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो 2 लाख रुपए तक आप उसमें पैसा लगा सकते हो यूपीए के माध्यम से। और एक और अपडेट अभी हाल ही में आरबी ने 2-4 दिन पहले निकाला है, जो मैंने कल आरबी कॉर्नर में भी सेशन में यूट्यूब पे लिया था, उसमें भी आपको कराया था कि उसमें अगर हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में अगर इंस्टीट्यूशन को अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट भी आपकी 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो यानी कि ये नया अपडेट है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए आपको जो पेमेंट करनी है वो भी 5 लाख रुपए तक आपकी हो चुकी है। ठीक है, ओके, गॉट इट। एडवांटेज क्या है यूपीआई आईएमपीएस के थ्रू? वही चीज है कि सर आईएमपीएस वही काम करता है, यूपीआई काम करता है। यूपीआई जो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको यूपीआई में सिर्फ इन तीनों में से कोई एक चीज चाहिए, उससे काम बन जाएगा। आईएमपीएस में आपको पूरा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह या एमएमआईडी वगैरह चाहिए। ठीक है, आईएमपीएस थोड़ा सा इस मामले में है कि आपको आईएमपीएस पर्टिकुलर उसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही आईएमपीएस हो पाएगा। अब मोबाइल की उस बैंक की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़े, उसके थ्रू कर पाओगे आईएमपीएस। लेकिन यूपीआई एक ऐसी सुविधा है जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक है, लाइक गूगल पे है, फोन पे है, अलग अलग तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स है, एप्स है। तो आपको अपने मोबाइल, आपके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, फंड को ट्रांसफर करने के लिए। यूपीआई के थ्रू आप इवन जो आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो वो भी यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो ये कुछ एक चीज है। और हाँ, आईएमपीएस में पर्टिकुलर किसी एक बैंक का ही आईएमपीएस होगा, जैसे मैंने बताया। यूपीआई, एक सिंगल यूपीआई ऐप में आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो सारे के सारे लिंक हो जाए, आपकी मर्जी है किस अकाउंट से आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं इसमें, सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाती है। सेवरल बैंक अकाउंट्स आर लिंक्ड। यूपीआई 2.0, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं, काफी ज्यादा चीजें और भी पॉइंट्स बताने वाले हैं, तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूं। करेंगे एक और सेशन लेंगे डिजिटल बैंकिंग का, उसमें हम डिजिटल बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। कुछ यूपीआई से रिलेटेड और भी अपडेट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा, यूपीआई लाइट वगैरह है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब से ये क्लास जो है डेली बेस पर 840 हुआ करेगी, ठीक है। ये क्लास 8040 पर ही हुआ करेगी। कल आपकी रिवीजन क्लास है करंट अफेयर्स की, कल आपकी ये क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। कल आपको 840 पे आना है, कल करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है, हम अक्टूबर की करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे हैं एसबी क्लर्क के लिए, उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।